So, hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Night. So, in today's video, we are going to start chapter second of Business Studies, Forms of Business Organization. So, जब हमने चैप्टर वन डिस्कस किया था बिजनेस स्टडीज का, तो हमने उसमें देखा था कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस का फीचर्स, बिजनेस के हमने फीचर्स भी देखे थे। सो जो बिजनेस होता है वो एक फ्रेमवर्क के अंदर परफॉर्म किया जाता है, एक ढांचा चाहिए होता है आपको बिजनेस चलाने के लिए। उसी ढांचे को हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज। उसी ढांचे को हम बोलते हैं बिजनेस एंटरप्राइज या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उस ढांचे के बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। और जो बिजनेस एंटरप्राइज होती हैं उनको बेसिकली हम थ्री टाइप्स में बांट सकते हैं, और वो टाइप्स हम ओनरशिप के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। और थ्री टाइप्स कौन सी है? सबसे पहले आपकी प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सेकंड है आपकी पब्लिक एंटरप्राइजेस, थर्ड है आपकी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती है ना, उनको ओन, मैनेज और कंट्रोल कोई प्राइवेट पर्सन करता है। प्राइवेट पर्सन का बेसिकली मतलब है एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी कर सकता है। जैसे कि इस बिजनेस को राम और श्याम चलाते हैं, इस बिजनेस को मिस्टर श्याम चलाते हैं। अकेले अकेला भी चला सकता है कोई, किसी बिजनेस को होता है कोई दो तीन पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को चला रहे हो, जहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सके, हाईलाइट कर सके कि हाँ ये लोग बिजनेस को चला रहे हैं। तो वो कौन से टाइप की इंटरप्राइजेस कहलाती है? वो कहलाती है आपकी भाई प्राइवेट एंटरप्राइजेस। उसके बाद आती है पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस को ओन, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। ओन, मैनेज और कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट। और जब प्राइवेट पर्सन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसी एंटरप्राइज को कंट्रोल करें तो वो आपकी कहलाती है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। एग्जांपल के तौर पे आपकी जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज का एग्जांपल है आपका प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, और बेसिकली इस चैप्टर में हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, और पब्लिक जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसको हम चैप्टर थर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस इस चैप्टर में प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे ही रहने वाला है। तो हम सबसे पहले टाइप्स देख रहे हैं प्राइवेट एंटरप्राइज। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस या तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या फिर कॉर्पोरेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है वो होती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू फैमिली बिजनेस। और जो कॉर्पोरेट फॉर्म में होती है वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। JSC बेसिकली स्टैंड्स फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होती है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट कंपनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आई थिंक ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरफ, और सबसे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ। सो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं और आप उसको रीड भी कर सकते हैं। एक बार फिर आप रीड कर लीजिए। होप सो आपने रीड कर ली होगी डेफिनेशन, और आपको कुछ कुछ मतलब इसका समझ आया होगा। अब हम समझते हैं इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप का। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक इंडिविजुअल अकेले मैनेज करता है। उसके जितने भी मैटर्स है वो खुद ही देखता है। जैसे कि आपके एरिया में किराना की शॉप है, किराना की शॉप का कोई ओनर होगा और वो ओनर उस बिजनेस के सारे जो मैटर्स है वो खुद देखता होगा। जितना उस बिजनेस में प्रॉफिट कमाया वो भी उसी का, जितना लॉस कमाया वो भी उसी का। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है। अब आते हैं हम फीचर्स की तरफ। सबसे पहला फीचर है भैया सिंगल ओनरशिप। अभी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करी थी और हमने कहा था कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसको एक इंडिविजुअल खुद मैनेज करता है। उसको सिर्फ एक इंडिविजुअल खुद मैनेज कर रहा है, सारे जितने भी मैटर्स है वो खुद देख रहा है, सारे रिसोर्सेज वो खुद लेके आ रहा है, जितने भी असेट्स हैं वो उसी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहली बात है सिंगल ओनरशिप, जिसका पहला फीचर है। सेकंड फीचर है इसका नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर्ट या फिर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस है और बिजनेस और ओनर दोनों सेम है। द बिजनेस हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस और एंटिटी दैट ऑफ ओनर। यहाँ बिजनेस नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका ओनर। तो जो बिजनेस की एग्जिस्टेंस है वो ओनर से इंडिपेंडेंट नहीं है भाई। ओनर है तो बिजनेस है, अगर ओनर नहीं है तो बिजनेस भी नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है सोल प्रोप्राइटरशिप का। नो लीगल फॉर्मेलिटीज। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, या फिर आप अगर कभी भी किराना की शॉप खोलते हैं, फिर कोई भी शॉप खोलते हैं, जैसे कि क्लॉथ सेलिंग की शॉप खोल लिया आपने, तो आपको बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज मीट नहीं करनी पड़ती कि आपको जाके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा,
आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे, बहुत कम, बहुत मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। जो थर्ड फीचर है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी सिंगल ओनरशिप की। अब सिंगल ओनरशिप है और वही बंदा ही भाई सारे बिजनेस के मैटर्स से रिलेटेड जितने भी डिसीजन वो खुद लेने वाला है, तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी भैया किसके पास ही होगा? उसी के पास होगा, सोल प्रोप्राइटर के पास। तो आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? सोल प्रोप्राइटर के हाथ में होता है, जो बिजनेस का सिंगल ओनर होता है। अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि भाई बिजनेस के जितने भी अफेयर्स हैं उनको कौन मैनेज करने वाला है? सोल प्रोप्राइटर। और बिजनेस और जो ओनर है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कोर्ट कहता है कि भैया बिजनेस इज इक्वल्स टू ओनर। बिजनेस जो है भैया वही ओनर है। तो बिजनेस के लिए ओनर ने कुछ लोन लिया, तो वो लोन अगर जैसे कि मान लो, तो वो लोन ओनर को ही पे करना पड़ेगा, ओनर को ही पे करना पड़ेगा। अब मान लो बिजनेस का लोन हो गया आपका लगभग, मान लो 12,000 का बिजनेस का लोन था। 10,000 के बिजनेस के पास रिसोर्सेज थे, और रिसोर्सेज ये होते हैं बिजनेस के असेट्स। भाई बिजनेस का ओनर का मन हुआ भाई बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है हमारा, तो बिजनेस कर देते हैं बंद। अब जब उसने बिजनेस बंद करने की करी बात, तो उसको भाई 12,000 का लोन तो पे करना पड़ेगा। अब उसने बिजनेस के 10,000 के रिसोर्सेज सेल किए और उससे आ गया कैश। उसने इस कैश का यूज़ कर लिया और उसने पे कर दिया 10,000 रुपीज़। अभी भी 2,000 बचे पड़े हैं। अब वो 2,000 रुपीज़ को पे करने के लिए उसको भाई जो ओनर है, जो आपका ये ओनर है, ओनर, अब इस ओनर को लाने पड़ेंगे अपने घर से 2,000 रुपये, क्योंकि उसने 2,000 रुपये का लोन अभी तो बचा पड़ा है ना। उसको अपने पर्सनल असेट्स से पे करना पड़ेगा। पर्सनल असेट्स यानी पर्सनल रिसोर्सेज, जो उसके घर के रिसोर्सेज हैं या फिर घरेलू रिसोर्सेज हैं, उनसे भाई वो पैसे लाएगा और ये 2,000 रुपीज़ पे करेगा। बेसिकली इसका मतलब ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, कि भाई तुम्हें बिजनेस के लोन को पे करने के लिए अपने अगर पर्सनल रिसोर्सेज भी यूज़ करने पड़े सोल प्रोप्राइटर्स को, तो भाई तुम्हें वो भी करना पड़ेगा। और कई बार ये बात और कर लेते हैं, मान लीजिए 12,000 का लोन था, ओनर बिजनेस बंद करता है, 10,000 तो भैया उसने पैसे, मतलब पैसे से मिल गए बिजनेस के सोर्सेज बेच के। अब उसे 2,000 पे करना है, बट उसके पास सिर्फ पर्सनल रिसोर्सेज तो भाई 1,000 के हैं। अब 1,000 कहाँ से लाएगा? भाई तुम 1,000 तो पे करो पहले, तुम 1,000 अभी पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम्हारे हमें इससे मतलब नहीं कि सोल प्रोप्राइटर की क्या हालत है। भाई तुम सड़क पर रहो, कहीं पे भी रहो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बिजनेस का लोन पूरा पे करोगे। सिंपल सा फंडा ये है। बाकी 1,000 की कोई दिक्कत नहीं, जितना 1,000 पे हो जाए वो पूरा हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी आपको, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली। अब अनडिवाइडेड रिस्क, बिजनेस चला कौन रहा है? सोल प्रोप्राइटर। बिजनेस में किसी और की तो एडवाइस ले नहीं रहा, कोई और उसका पार्टनर है नहीं। तो भाई जब वो खुद ही बिजनेस चला रहा है, तो बिजनेस का रिस्क तो वैसे ही वो डिवाइड नहीं कर सकता। रिस्क का बेसिकली मतलब है जब बिजनेस ने लॉस अर्न करना शुरू करा, तो वो किसी के साथ लॉस बांट ले। पर ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई और तो बिजनेस चला ही नहीं रहा, वो बिजनेस खुद ही चला रहा है। तो बिजनेस का जितना भी लॉस है वो भी उसी का, गेन है वो भी उसी का। बात समझ आ गई? अब सोल प्रोप्राइटरशिप, अब सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसे एक इंडिविजुअल चलाता है। और इंडिविजुअल के पास लिमिटेड कैपेसिटी है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल भाई मतलब 10 तरीके के काम एक साथ संभाल लेगा। अगर उसे बहुत ज़्यादा एक बिजनेस अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड या ग्रो कर जाए, या फिर आप बहुत सारे बिजनेसेस को मैनेज कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं कर सकते, यू नीड समवन, आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी। तो जब तक बिजनेस स्मॉल स्केल एक्टिविटीज, जो तब तक बिजनेस के अंदर स्मॉल स्केल एक्टिविटीज चल रही है, तब तक तो ठीक है, तब तक ये चीज़ एप्लीकेबल है। तब तक आप अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर चला सकते हैं। बट जैसे बिजनेस एक्सपेंड या ग्रो करता है, तो आपको अपना जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो स्विच करना पड़ेगा। आप पार्टनरशिप के लिए जा सकते हैं, आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाना चाहते हैं। पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप तब कंटिन्यू नहीं कर सकते
तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली कहाँ चल पाएगी, जैसे कि एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल पे चल रहा है, हो जाएगा। द जॉब ऑफ स्टिचिंग, स्टिचिंग मतलब कपड़े सिलने उलने का काम, तो आप वो स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, हो जाएगा। बेकरी चला रहे हैं, छोटी सी चल जाएगी। ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, चल जाएगा। और भी कई सारे हैं, ये हमने बहुत लिमिटेड एग्जांपल्स लिए। समझ आ गया होगा कहाँ पे बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर बिजनेस चला जा सकता है। तो वो ऐसी जगह पे ही चल सकता है जहाँ पे भाई स्मॉल स्केल एक्टिविटीज चल रही हो। और साथ ही पर्सनलाइज सर्विस की भी जरूरत है। पर्सनलाइज सर्विस का बेसिकली मतलब है कि आपके पास वो स्किल है ना, सिर्फ आप ही वो सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि अ, आपको खेती बाड़ी का अच्छा खासा आइडिया, तो आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। पर्सनलाइज सर्विस की जरूरत है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो फीचर है वो है सिक्रेसी। सिक्रेसी का बेसिकली मतलब होता है, एक्यूरेसी का बेसिक मतलब होता है कि जो बिजनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है, फैक्ट्स हैं, बिजनेस रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सिर्फ किसको पता है? सोल प्रोप्राइटर को। अब सोल प्रोप्राइटर अगर किसी और को बताना चाहे तो बता सकता है, बट जब तक वो बात खुद खुद तक रखेगा तब तक वो बात बाहर नहीं जाएगी। ये बात तो क्लियर है। और दूसरी बात, सोल प्रोप्राइटरशिप को ना, सोल जो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है उसके ऊपर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पे किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे पब्लिश करे, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को इन्फॉर्म करे। उसके ऊपर ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, उसके उसको ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं करनी पड़ती। आपने कभी किराना शॉप वाले को मतलब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अपना प्रॉफिट बताते हुए सुना है कभी किसी न्यूज़पेपर वगैरह में, या फिर कहीं पर भी? वो नहीं बताता कभी ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो तो उसको खुद को पता है कि भाई बिजनेस ने इतना प्रॉफिट अर्न किया या इतना लॉस अर्न किया, जो है वो उसका रहता है। और या फिर बिजनेस में वो कुछ नया करने वाला है, या फिर ऐसा कुछ वो नया चेंज लाने वाला है बिजनेस के अंदर, तो वो भी उसी को ही पता है। तो आई थिंक सीक्रेसी तक आपको सारे फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू एनी फीचर, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो अब देखते हैं मेरिट्स। अगर आपको फीचर्स क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो भाई फीचर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। फीचर्स क्लियर हो गए तो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। सबसे पहले हम देखते हैं मेरिट्स। मेरिट का सबसे फर्स्ट मेरिट है आपकी भाई इजी फॉर्मेशन या नो लीगल फॉर्मेलिटीज। ये वाली बात हमने फीचर्स में भी बात करी थी, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन लिखा नहीं है। अब ऊपर जो मैंने बात लिखी थी भाई आप बात यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर आपको ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज मीट नहीं करनी पड़ती। बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज या फिर मिनिमल लीगल फॉर्मेलिटीज आप मीट करके एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन बेसिकली इसका रीज़न ये है कि जितने भी डिसीजन है सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर, वो सोल प्रोप्राइटर खुद लेने वाला है, वो इंडिविजुअल खुद लेने वाला है। जब वो खुद लेने वाला है उसको किसी से डिस्कस करना नहीं है, तो फिर तो जल्दी डिसीजन होने चाहिए। तो ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी होता है। थर्ड वन इज सीक्रेसी। और सीक्रेसी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। तो क्योंकि जितनी भी बातें हैं बिजनेस रिलेटेड वो सोल प्रोप्राइटर को ही पता है, वो किसी और को चाहे तो बताए वरना ना बताए। और उसके ऊपर कोई मतलब उसको ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं मीट करनी है कि उसे ईयरली बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन वगैरह जो किसी न्यूज़पेपर या फिर किसी और जगह पर से पब्लिश करनी है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ फीचर इज डायरेक्ट मोटिवेशन। भाई बिजनेस अच्छा करेगा तो भाई ओनर को बड़ा अच्छा फील होगा। जैसे कि मान लो आपने एक शू शॉप खोली, और जो आपकी शू शॉप थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी। आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया पहले ईयर के अंदर, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मेरे बिजनेस ने अच्छा किया। तो आप और एफर्ट डालोगे, और एफर्ट डालोगे तो बिजनेस और फ्लोरिश करेगा, और बेटर करेगा, और ज़्यादा मतलब बेटर रिजल्ट फ्यूचर में शो करेगा। तो बेसिकली इससे डायरेक्ट मोटिवेशन से एसोसिएटेड है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। पर्सनल टच। पर्सनल टच का बेसिकली मतलब है आप अपने कस्टमर्स के साथ बातचीत करते हो, आप अपने कस्टमर से मिलते हो। क्योंकि आप बिजनेस के अंदर आप अपनी दुकान में बैठे पड़े हो, कोई कस्टमर आएगा तो आपको जब आपसे दुकान में आएगा, आपसे बातचीत करेगा, या फिर आपने जो एम्प्लॉयज रख रखे हैं उनसे बातचीत करेगा, तो मतलब आपका कस्टमर का एक पर्सनल टच बन जाता है। जैसे कि आपके एरिया में कोई किराने वाले की शॉप होगी, तो आप वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे जाते होगे, वो आपको जानता होगा, आप उसको जानते होंगे। तो यही क्या है, ये है पर्सनल टच, कि जो एक ओनर और कस्टमर के बीच में होता है, पर्सनल टच। अब आपने फीचर्स देख लिए, आपने मेरिट्स देख ली, अब लिमिटेशंस देख लेते हैं। लिमिटेशंस भी इसकी मतलब सिंपल है, फीचर्स से एसोसिएटेड है। डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आप भी बहुत इजीली आप इन फीचर्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेसिकली मतलब है
बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज लेकर आएगा वो कौन लेकर आएगा? वही इंडिविजुअल जिसने बिजनेस को ओपन किया है, यानी सोल प्रोप्राइटर। और सोल प्रोप्राइटर अगर मान लो रिसोर्सेज उसके पास कम थे, उसने लोन ले लिया, पता है लोन की भी तो एक कैपेसिटी है, वो ये थोड़ा कि बहुत ज़्यादा लोन ले लेगा, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो मतलब बिजनेस के पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने वाले हैं। दूसरा लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब एक पर्सन जरूर जो हो सकता है कि मार्केटिंग में बड़ा जबरदस्त हो, बट उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की स्किल उतनी बढ़िया ना हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़ी जबरदस्त करता हो, मार्केटिंग में उतना बढ़िया ना हो। और वो डाटा एनालिसिस बड़ा अच्छा कर लेता हो बिजनेस रिलेटेड, बट डाटा एनालिसिस बड़ा अच्छा कर लेता है, बट वो प्लानिंग में उतना बेटर ना हो। मतलब कुछ कहीं ना कहीं तो भैया पर्सन लैक करेगा। जरूरी नहीं है कि एक पर्सन हर जगह अच्छा हो भाई, मतलब ऑलराउंडर हो, हर जगह जरूरी नहीं वो पर्सन अच्छा हो। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, या फिर जितनी स्किल उस पर्सन के पास है उतनी ही स्किल के अंदर उसे बिजनेस मैनेज करना पड़ेगा, उतनी स्किल के अंदर से बिजनेस मैनेज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि उसके पास सारी स्किल हो ही जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, कहीं ना कहीं वो लैक करेगा। तो भाई लिमिटेड मैनेजरियल स्किल जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर, और इसकी वजह से कई बार अनबैलेंस डिसीजन भी हो जाते हैं। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमने फीचर्स में ही बात करी थी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है वो एक इंडिविजुअल मैनेज करता है, और उस इंडिविजुअल की होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनसर्टेनिटी या फिर यू कैन से लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो बेसिकली अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, फिर इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में वो पहुंच गया, वो लुनेसिया या फिर पागल उगल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, इलनेस, बीमार पड़ गया, और उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो ये सारी चीज़ें बिजनेस को बंद करवाने की और लेके लेके चली जाती हैं। अगर उसका जैसे कि मान लो एक किराने वाले की शॉप है, किराने वाले की शॉप जो थी, अब किराने वाला बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, पर जो उसका बेटा है वो बोलता है कि तुम कर लो, बट उसका बेटा मना कर देता है। उसका बेटा क्योंकि किसी एक बड़ी एमएनसी में काम करता है, वो बोल रहा है कि मैं इस किराने की शॉप पे मैं बैठ नहीं सकता, तो वो शॉप को बंद कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? लैक ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जब तक ओनर है तब तक बिजनेस है, जब ओनर मतलब नहीं चलाएगा बिजनेस को तो भैया बिजनेस बेसिकली फंडा ही है। लिमिटेड स्पेस फॉर एक्सपेंशन। अब भाई सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, आपके पास सबसे पहले तो भैया लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है। जब आपके पास लिमिटेड कैपिटल या फिर लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है, तो भैया आप बिजनेस को बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे तो लेके जा नहीं सकते, क्योंकि आपको अगर बहुत बड़े स्केल पे लेके जाना है तो आपको लोगों का साथ चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते, आपको किसी की ज़रूरत है, आपको उन लोगों को मिलाना पड़ेगा, साथ में आप लोगों को बैठना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डिसीजन नहीं लेते। जब आप बड़े स्केल पे कभी ऑपरेट करते हो तो आप टाइम लेते हो डिसीजन लेने के लिए, आप एक्सपर्ट्स के साथ बैठते हो, उनका डिस्कस करते हो, फिर डिसीजन लेते हो। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में से तो पॉसिबल नहीं हो कि फंड सबसे पहले तो कम होते हैं, और दूसरा आप अकेले हो, अकेले मैनेजरियल स्किल्स इतनी ज़रूरी नहीं है आपका सारे फील्ड्स की स्किल होगी, अगर होगी भी तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे मतलब एस्पेक्ट्स को मतलब अपने दिमाग आप अपने माइंड में रखो। आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी अगर आप लार्ज स्केल को ऑपरेट कर रहे हो। तो इसी के साथ सोल प्रॉपर्टीज के फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट और मीनिंग, चारों बातें हमने डिस्कस कर ली है। अगर आप किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो जो सेकंड फॉर्म है वो है आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सबसे पहली चीज़ हमने को डिस्कस करनी है वो इसका मीनिंग। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो ओन ओन और मैनेज जो किया जाता है, ओन करते हैं अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर। अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स द्वारा ये चलाया जाता है, मतलब या ओन किया जाता है, या फिर ये इसके मालिक होते हैं। बट इसे मैनेज कौन करता है? वो करता है एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली कह लो, या फिर उसको हम मैनेजर भी कह देते हैं। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली और एल्डेस्ट मेंबर को हम मैनेजर कह देते हैं फैमिली का, उससे हम कहते हैं कर्ता। वो बिजनेस को मैनेज करता है, मतलब बिजनेस रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो खुद लेने वाला है, वो किसी की एडवाइस वगैरह नहीं देगा। हाँ, और लोग उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये करिए वो करिए, आप ये चीज़ बेटर कर सकते हैं, आप इस चीज़ को गड़बड़ कर रहे हैं, आप इस चीज़ को ठीक करिए, आप और मेंबर से एडवाइस कर सकते हैं। बट अल्टीमेट डिसीजन किसे लेना है? अल्टीमेट डिसीजन कर्ता को ही लेना है।
और इसको गवर्न कौन करता है, इस जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, उसे इसे गवर्न करते हैं हमारे हिंदू लॉज, मतलब प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉज के चलते जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलता है आपका। और अगर आपको किसी भी मेंबर को या फिर किसी को भी अगर किसी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट बनना है तो उसका बहुत जरूरी हुआ उस फैमिली में जन्म लेना। अगर उसका उस फैमिली में जन्म नहीं हुआ, जो फैमिली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाती है, तो भाई ही और शी कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। अगर उसको उस बिजनेस का पार्ट बनना है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाती है, तो उसका उस फैमिली में बर्थ लेना बहुत जरूरी है। उस फैमिली में तुम्हारा जन्म होगा तभी उस फैमिली के उस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाती है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है भाई फैमिली में एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। 2 मेंबर होने चाहिए आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए। आपके पास एंसेस्टर या फिर पुरखों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पुरखों की प्रॉपर्टी जब तक आपके पास नहीं तब तक आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चला नहीं सकते। अब बेसिकली जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम 2 टाइप से बांट सकते हैं, या फिर जो जो उसकी मेंबरशिप होती है वो 2 बेसिस पे गवर्न करी जा सकती है, गवर्न करी जाती है या फिर करी जा सकती है। तो वो है आपके दयाभगा और दूसरा है मिताक्षरा। दयाभगा। सो इन दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? सबसे पहले दयाभगा। तो ये जो है दयाभगा ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में चलती है, और जो मिताक्षरा है वो इंडिया में हर जगह चलती है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। और इसमें मेल और फीमेल दोनों अलाउ होती हैं। और ये इनको जो मेल और फीमेल होते हैं इनको को पार्टनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? को पार्टनर्स। जो इसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पार्टनर्स नहीं, को पार्टनर्स। और इसमें सिर्फ मेल अलाउ होते हैं मिताक्षरा में। तो बेसिकली दया भागा और मिताक्षरा में आपका डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और अब बढ़ते हैं हम फीचर्स की तरफ। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फीचर्स बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो समझते हैं। सबसे पहला फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए भाई 2 शर्तें, भाई 2 मेंबर होना जरूरी है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मेंबरशिप के लिए आपका उस फैमिली में बर्थ होना जरूरी है। उस फैमिली में अगर आपका बर्थ होता है तो आप ऑटोमेटिकली उस बिजनेस के मेंबर बन जाते हैं। कंट्रोल। बेसिकली कंट्रोल जो है वो अल्टीमेटली करता के हाथों में है, कोई करता कोई फाइनल डिसीजंस लेने होते हैं अल्टीमेटली। और लोग उसे सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि आप ये करिए वो करिए, आप ये चीज़ बेटर कर सकते हैं, ये चीज़ आप खराब कर रहे हैं इस चीज़ को मत करिए। और लोग सजेस्ट जरूर कर सकते हैं बट अल्टीमेट डिसीजन किसको लेना? करता को। लाइबिलिटी। अब भाई कर्ता अल्टीमेट डिसीजन ले रहा है, अगर उसको डिसीजन की वजह से बाकियों को भी लॉस बियर करना पड़े तो सही नहीं है। तो कर्ता की लाइबिलिटी होती है भैया अनलिमिटेड और बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, बट अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस। जितना उनका शेयर है बिजनेस के अंदर उतना उनको लॉस बियर करना पड़ेगा अगर बिजनेस डिजॉल्व होता है तो। अब आपका अगला फीचर जो है वो है परमानेंट एग्जिस्टेंस। जैसे कि अगर करता जो करता था यानी मतलब एल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली और यू कैन से मैनेजर ऑफ फैमिली, उसकी हो गई डेथ। उसकी डेथ हो गई तो भाई सेकंड एल्डेस्ट मेंबर भी तो होगा फैमिली में। और जो सेकंड एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली में ना, अब वो बन जाएगा हेड। अब वो हेड बन गया यानी वो कर्ता बन गया। तो कर्ता की पोजीशन तो उसने एक्वायर कर ली। जब उसने कर्ता की पोजीशन एक्वायर कर ली तो वो डिसीजन सारे ले लेगा, बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस तो बंद होने नहीं वाला। तो परमानेंट एग्जिस्टेंस होती है इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। माइनर मेंबर, माइनर का अगर किसी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो चलाती है फैमिली उसके अंदर उसका बर्थ हुआ तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस का पार्ट बन गया। तो हाँ, तो माइनर मेंबर बन सकता है इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। रजिस्ट्रेशन। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती रजिस्ट्रेशन की इन केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखने वाले हैं। और आपको डेफिनेशन भी जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की वो माइंड में रखनी है इन केस इफ यू आर राइटिंग मेरिट्स और डिमेरिट्स। क्योंकि फिर जो आप फीचर्स मेरिट और डिमेरिट जब आप ये लिखते हो डेफिनेशन आपके माइंड में है तो आप जो पॉइंट्स लिख रहे हैं उनको आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आपको डेफिनेशन समझनी है। और मैंने ऊपर डेफिनेशन एक्सप्लेन करी है वो आपको आई थिंक आई होप तो समझ आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं फीचर्स की। फीचर्स हमने देख लिया, हम बढ़ते हैं मेरिट्स की तरफ। सबसे पहला जो आपकी मेरिट है वो है आपकी इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल तो जो करता है, करता को क्योंकि अकेले डिसीजन लेने हैं, उसको किसी से जाके पूछना तो है नहीं।
कि ये करना है कि नहीं करना है। हाँ, सजेशन ज़रूर ले सकता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या बेटर रहेगा क्या गलत है, बाकी चीज़ों सजेशन ज़रूर ले सकता है, बट अल्टीमेट डिसीजन उसी को लेना है। तो यहाँ पे जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में फास्ट डिसीजन लिए जा सकते हैं या फिर प्रॉम्प्ट डिसीजन लिए जा सकते हैं कर्ता के द्वारा। और कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, जो अभी हमने बात करी, कर्ता की डेथ हो गई, जो सेकंड एल्डेस्ट मेंबर है वो कर्ता बन जाएगा, बाकी वो बिजनेस के सारे अफेयर्स को फिर वो देख लेगा, कितने भी डिसीजन वगैरह लेने वो खुद ले लेगा, सेकंड एल्डेस्ट मेंबर ले लेगा डिसीजन। तो यानी बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता को छोड़कर सबकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है इन केस ऑफ जॉइंट टू फैमिली बिजनेस। सीक्रेसी, अब जब तक कर्ता कर्ता किसी और को नहीं बताएगा, यानी कि मतलब बाकी मेंबर्स को भी ना बताए, तब तक बिजनेस के अंदर सेक्रेसी बनी पड़ी है। और जो बाकी मेंबर्स है वो किसी और को ना बताए, तब तक बिजनेस के अंदर भाई बिल्कुल अच्छे से सेक्रेसी बनी रहती है। बिजनेस के अंदर जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बिजनेस के अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी ये। और लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, तो क्योंकि सारे जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर, वो सारे मतलब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत रहती है। तो मतलब एक ज़्यादा आप ग्रेटर लॉयल्टी या फिर कॉपरेशन ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट करते हैं बाकी सभी मेंबर्स से भी जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाते हैं। तो आई थिंक ये बात भी क्लियर होगी। फिफ्थ पॉइंट आपका लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। अब बढ़ते हैं हम डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स में सबसे पहले डीमेरिट वही है, लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि भाई कर्ता और बाकी मेंबर्स, अब कर्ता और बाकी मेंबर्स के पास जितनी कैपिटल है या फिर जितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वही आप बिजनेस में लगा सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मेंबर कंट्रीब्यूट कर दे, बट जितनी उन मेंबर्स के पास कैपिटल है उतनी कर्ता के पास कैपिटल है वही हो सकती है भाई बिजनेस के अंदर। बाहर से कोई बिजनेस के अंदर कोई कैपिटल वगैरह नहीं लगाने वाला, यानी कैपिटल तो भाई अभी भी आपके पास लिमिटेड है। जो प्रॉब्लम आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप में आप फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम अभी भी आपके पास है। और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल को करता ही अल्टीमेट डिसीजन लेने वाला है। अगर कर्ता के पास, को जरूरी नहीं कर्ता के पास हर फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज हो सकता है उसके पास इस मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज हो और फाइनेंस की नॉलेज ना हो ज़बरदस्त, तो भाई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर उसको अपनी लिमिटेड स्किल्स के साथ ही बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो डेफिनेटली देर इज प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। और जो थर्ड प्रॉब्लम वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। अब कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ये बात हमने ऊपर भी डिस्कस कर रखी है। आखिर में अनबैलेंस डिसीजन, क्योंकि कर्ता के पास जरूरी नहीं है हर फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज हो, तो कई बार वो डिसीजन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, उतने बेटर ना ले पाए वो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हमने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग देख लिया, इसके हमने फीचर्स देख लिए, इसके मेरिट देख लिए, इसके डीमेरिट्स देख लिए। तो आई थिंक ये सारी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर इन चीज़ों को रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज के लिए मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि वाई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज डिक्लाइनिंग इन इंडिया। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, और फिर अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर दे ही देंगे वैसे तो। So hope so you have liked this video. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.